नमस्कार। वेलकम टू विजन एक्सी क्लासेस। आज हमारे साथ है बहुत स्पेशल गेस्ट अनमोल, जो कि वो मेरे जूनियर है एंड हम लोग सेम कॉलेज में ही पढ़े थे। तो अनमोल ने गेट में 43.3 मार्क्स लाकर 1082 रैंक लाया है। एंड आज जानेंगे उनका पूरा जर्नी क्या था, उनका स्ट्रेटेजी कैसे, उनका डेली रूटीन था। तो सबसे पहले मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन अनमोल फॉर दिस ऑसम रैंक। तो थैंक यू राज भाई। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि तुम्हारा बैकग्राउंड के बारे में बताओ, फैमिली के बारे में बताओ। भैया जी, मैं उड़ीसा स्टेट के मयूरभंज जिले के बारीपदा शहर से हूँ। और मेरे घर में मेरे माँ बाप है और एक बड़े भैया है जो जॉब करते हैं मुंबई में। और अच्छा। मैं करंटली अपने स्टडीज के लिए भुवनेश्वर में रहता हूँ। अच्छा। तो गेट से पहले तुम्हारा जो स्कूलिंग हुआ था वो बारीपदा में ही हुआ था या भुवनेश्वर में हुआ था? स्कूलिंग एंड कॉलेज बोथ बारीपदा में ही हुआ था। एंड ये जो मास्टर डिग्री मैंने किया है वो भुवनेश्वर के सीपेट आईपीटीसी भुवनेश्वर से किया है। अच्छा। तुम्हारा ब्रांच तो मेटेरियल साइंस था, तो तुम्हारा जो गेट में मेटेरियल साइंस और पॉलीमर साइंस में तुमने गेट दिया है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा तुमको इजी लगा, मेटल साइंस या पॉलीमर साइंस? दोनों के ही कुछ कुछ चीजें हैं जो कि कंपैरेटिवली आपके स्ट्रेंथ हो सकते हैं, वीकनेस हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा मटेरियल साइंस था तो मैंने ज्यादा मटेरियल साइंस पे फोकस देने का ट्राई किया है और पॉलीमर को भी जो जो चैप्टर है उनको देखने का ट्राई किया। अच्छा। और तुम्हारा मतलब ये मैं पूछना चाहूंगा कि विजन एक्सी क्लासेस को ही क्यों चुने? विजन एक्सी क्लासेस क्योंकि देखिए, मैं मेरा इंटीग्रेटेड मास्टर्स कर रहा था मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में सीपेट आईपीटी भुवनेश्वर में। तो वहां पे हमारे जो सीनियर्स थे, बहुत सारे सीनियर्स मटेरियल साइंस में गेट क्वालिफाई किए। तो उनको देख के मैं खुद मोटिवेट हुआ कि मैं भी वही सेम कोर्स कर रहा हूँ तो मुझे भी करना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। एटलीस्ट वैलिडेट करना चाहिए जो मैं मटेरियल साइंस कोर्स पढ़ रहा हूँ उसको गेट क्वालिफाई करके, कि हाँ, इसको पढ़ के भी मैं एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। तो ऐसे करके मैंने देखा कि हमारे जो सीनियर थे जो गेट क्वालिफाई किए थे, राजर्षि करके जो आप है, आपने गेट कोचिंग दिया। आपने जो इतना सारा सिलेबस जो है हाँ। गेट का वो कंडेंस करके उसका एक लक्ष्मण रेखा जैसा बना दिया, जो एटलीस्ट इतना आपको पढ़ना पड़ेगा गेट के लिए, मिनिमम आपके नॉलेज के लिए। और वही मैंने ट्राई किया कि उतना एटलीस्ट करके गेट क्वालिफाई करूं। अच्छा। तो आप मैंने जितने भी कॉन्टेस्ट किया हूँ, तो सबसे ज्यादा हार्ड मेटल साइंस में या पॉलीमर साइंस में या इजी भाई क्या लगा? मैं हार्ड बोलूंगा। हार्ड तो आई थिंक पॉलीमराइजेशन काइनेटिक्स था, क्योंकि मेरा पॉलीमराइजेशन पॉलीमर के ऊपर मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है, मेरा मेन सब्जेक्ट मेटेरियल साइंस के ऊपर है। और पॉलीमर साइंस में वो बहुत इन डेप्थ चला जाता है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल पॉलीमर्स में रह जाता है। उनका न्यूमेरिकल्स जो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन जैसे न्यूमेरिकल्स है वो थोड़े बहुत हाँ। हार्ड रहते हैं। कुछ कुछ डाटा मैनुअली, मैक्सिमम जो फैक्चुअल डाटा ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो कि पर्टिकुलर एक पॉलीमर का एप्लीकेशन दे देगा जो कि नया राइट। होगा, वैसे वैसे क्वेश्चंस थोड़े बहुत हार्ड रहते हैं। अच्छा। तो तुम्हारा मतलब डेली रूटीन क्या होता था? तुम कॉलेज के टाइम आने के बाद कैसे पढ़ते थे, और कैसे तुम मतलब अपना डिस्ट्रैक्शंस को हटाते थे, क्या रहता था तुम्हारा? नहीं, आप ये तो मेरा डिग्री कंप्लीट होने के बाद मैंने गेट एग्जाम दिया था, तो डिस्ट्रैक्शन मतलब फ्री टाइम था। और डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत थे, मोबाइल में गेम्स वेम्स रहते हैं। आप यूट्यूब में चले जाएंगे एक वीडियो के सर्च करने के लिए, वहां पे बहुत सारा यूट्यूब में गाने का वीडियो आ जाएगा, किसी फिल्म का वीडियो आ जाएगा। राइट। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे रहते हैं, तो उससे स्टीयर क्लियर करना है। अभी एग्जाम का भी प्रेशर बन रहा था धीरे धीरे जैसे टाइम हुआ। और मैंने एक्चुअल में मेरा प्रिपरेशन आई थिंक फाइनल में मैंने उसको, मेरा दूसरा कोर्स भी चल रहा था उस समय, मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम भी था जनवरी 22 को। तो अच्छा। वो शिफ्ट हो गया क्योंकि राम मंदिर का निर्माण होना था, उसका प्रतिष्ठा हुआ जनवरी 22 को। तो उससे मैंने उस दिन से स्टार्ट किया और फरवरी 10 को एग्जाम हुआ गेट का। तो उसी बीच मैंने ज्यादा मतलब कंसंट्रेट किया और एग्जाम का भी प्रेशर था तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग के टाइम में उतना ज्यादा आवर्स डिवोट नहीं किए थे, लास्ट के टाइम ज्यादा आवर्स डिवोट किए, राइट? हाँ हाँ, ठीक। अच्छा। और ये पूछना चाहूंगा कि एक जो स्टूडेंट है उसके लिए कोचिंग गेट एक्सी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है? जैसे कि मैंने बताया भैया जी, गेट का सिलेबस तो वो लोग ऑफिशियल वेबसाइट में दे देते हैं। लेकिन उस सिलेबस में भी बहुत सारा मतलब आपको बुक्स मिलेंगे और कोर्सेस मिलेंगे अवेलेबल। लेकिन एक कंडेंस करके एक जगह में नहीं रह पाता है।
और अगर आप खुद प्रिपरेशन करने जाएंगे तो आपको मे भी सालों साल लग सकते हैं, क्योंकि एक जगह पे आपको सब मटेरियल नहीं मिलेंगे, क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसलिए कोचिंग आई थिंक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको जल्द से जल्द क्लियर करना है गेट। और टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट होता है? मेरे हिसाब से जो जो नए एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सिखाता है उनको, और जो जो कभी गेट एग्जाम दिए नहीं है उनको सिखाता है कि कैसा ढांचा रहता है गेट एग्जाम का। मैं गेट जो टेस्ट सीरीज था आपका विजन एक्सी में, मैं वो दे नहीं पाया, क्योंकि जनवरी 22 से मैंने स्टार्ट किया था। तो मुझको जो कम समय था, लेस देन 3 वीक्स का टाइम था, तो उसमें मुझे इधर फंडामेंटल क्लियर करना था, नहीं तो टेस्ट सीरीज देना था। तो मैं ज्यादा टेस्ट सीरीज पे फोकस नहीं कर पाया। मैं अपना मतलब जो वर्कबुक का मटेरियल्स है, जो न्यूमेरिकल्स है, फॉर्मूलेज है, उनको रिवीजन करने का ज्यादा से ज्यादा ट्राई करके मैंने। राइट, हाँ मुझे याद है उस टाइम तुम्हारा ये था। तो विजन एक्स क्लासेस का जितना भी स्टडी मटेरियल्स तुमने किया, तो कैसा था स्टडी मटेरियल्स में ऑर्गेनाइज, जितना भी न्यूमेरिकल्स हो, कैसा लगा? विजन एक्सी का मटेरियल्स पूरा एकदम गेट के सिलेबस के जैसा, टॉप सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज, वो उसका वर्कबुक, फार्मूलाज, सेपरेट फार्मूला का पेजेस था। तो वो बहुत ऑर्गेनाइज और कॉन्साइज था। आई थिंक जितना क्वेश्चंस था वो मोर देन सफिशिएंट था, मतलब एक पर्टिकुलर चैप्टर और कंसेप्ट को ग्रास्प करने में। राइट। और मतलब मैं ये पूछना चाहूंगा कि एग्जाम के दिन कैसे प्रेशर हैंडल किए, और एग्जाम का जो प्रीवियस नाइट है, कैसा डर लग रहा था, क्या था इमोशन? एंग्जाइटी, डर तो था, क्योंकि पता नहीं है क्वेश्चन कहाँ से देगा। आईआईटी वाले तो अलग अलग क्वेश्चन बनाते रहते हैं हर साल। राइट। तो लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट था, और बहुत सारा मतलब प्रैक्टिस बैकअप था, बहुत सारे कुछ चीजें देखने थे। तो मैंने एंग्जाइटी, और खाली बैठेंगे तो एंग्जाइटी होगा, राइट। राइट। टेंशन आएगा। तो मैंने अपने आप को इंडल्ज रखा पढ़ाई में, जल्द से जल्द सो गया मैं, क्योंकि सोना भी इम्पोर्टेंट है, फॉर्मूला नहीं तो इधर उधर मिक्सअप हो जाते हैं। राइट। और सिली मिस्टेक हुआ था एग्जाम के दिन? सिली मिस्टेक मैंने ट्राई किया, ज्यादा रिस्क ना लो, तो उतना ज्यादा नहीं हुआ है। आई थिंक 2 या 3 गलतियां हुई है, लेकिन ट्राई किया हूँ मैं सिली मिस्टेक ना होने का। अच्छा। और मतलब जिस दिन रिजल्ट निकला, क्या उस दिन कैसा इमोशन था, और किसको पहले बोले रिजल्ट के बारे में? रिजल्ट जिस दिन निकला, देखिए रिजल्ट निकलने से पहले तो मतलब वो जो आपका मार्क्स निकल जाता है, आपने हाँ क्या हाँ। क्या सिलेक्शन किया। तो पहले से मतलब क्योंकि 40+ स्कोर था, तो मैं सोचा था कि हाँ, मतलब एक रेखा के पार है, वो एक राइट। ग्रीन लाइन के पार है। तो मैं जानता ही था कि आई थिंक एटलीस्ट क्वालिफाई तो हुआ होगा, लेकिन कट ऑफ इस बार कम आया था। 36 मार्क्स कट ऑफ गए थे, जो कि अच्छा क्वेश्चन के ऊपर आईआईसी बेंगलोर वालों ने किया है। तो आई थिंक वो हेल्प किया, और अच्छा लगा कि मेरा मतलब जो परिश्रम था, और जो मेरे पढ़ाई थी मटेरियल साइंस को लेके, मैंने एटलीस्ट एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम हुआ है वो क्वालिफाई कर। राइट। और तो कहाँ कहाँ अप्लाई किए हो? अप्लाई किया हूँ मल्टीपल आईआईटीज में एमटेक, और दूसरे प्रोग्राम्स में, लाइक कानपुर में, खड़गपुर में, भुवनेश्वर में, और एक दो जगह में अप्लाई किया हूँ। अच्छा, और मतलब फ्यूचर प्लानिंग क्या है तुम्हारा? फ्यूचर प्लानिंग देखते हैं, एमटेक कर सकते हैं या फिर पीएचडी कर सकते हैं। अभी तो अप्लाई किया हूँ, काउंसलिंग सेशन है, तो जिन आईआईटी में मिलेगा राइट। उसके अनुसार हम देखेंगे, तो अगले महीने होगा। अच्छा। तो जैसे मान लो, जैसे एक तुमने एक फेज पार करके आए हो, तो जो एक मान लो फ्रेशर है जो अभी स्टार्ट करने जा रहा है प्रिपरेशन, तो उसको तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स और स्ट्रेटेजीज, और क्या उसको प्लानिंग रखना चाहिए, बोलना चाहोगे तुम? आई थिंक जो लोग पहले देना चाहते हैं, नया नया गेट देना चाहते हैं, अगले साल देना चाहते हैं, आई थिंक मैं उनको बोलूंगा कि वर्कबुक को फॉलो कीजिए, जो कॉन्सेप्ट है उनको जानने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट न्यूमेरिकल्स जो है वहाँ पे वो दे दीजिए। फिर आप एक्स्ट्रा, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो अलग सोर्सेस आप ट्राई कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो उनको बाय हार्ट कर दीजिए, फॉर्मूला को और कॉन्सेप्ट को दिलो दिमाग में रख लीजिए। एंड मैं राइट। और एक चीज बोलना चाहूंगा कि वो जो आपका गेट कैलकुलेटर है वो थोड़ा डिफरेंट है आपके डिजिटल हाँ कैलकुलेटर से। हाँ हाँ हाँ। तो आप थोड़ा उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कभी कभार रहता है कि आप मोबाइल में प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसमें हिस्ट्री रहता है आपका क्या क्या राइट। आंसर निकला है। तो आप गेट कैलकुलेटर प्रैक्टिस कीजिए, वो थोड़ा साइंटिफिक कैलकुलेटर का टाइप है। राइट। एंड उसका ऐप मिलता है गूगल प्ले स्टोर पे, या फिर आप लैपटॉप से भी डायरेक्ट उसका वेबसाइट में जाके आप उसको यूज कर सकते हैं। तो लास्ट के महीनों में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप गेट कैलकुलेटर को यूज कीजिए। और फॉर्मूलाज तो इतने सारे हैं, कैसे याद रखते थे? फॉर्मूलाज को वही बारंबार रिवीजन करके, क्योंकि आपका मटेरियल तो मतलब वहाँ पे कॉन्सेप्ट तो इतना ही रहता है, और प्रीवियस ईयर भी आप देखेंगे तो फॉर्मूला के बाहर ज्यादा नहीं जाता है। कभी कभार रेयर इंस्टेंसेस में एक हाई एडवांस क्वेश्चन आ जाता है, राइट। लेकिन आपको तो बेयर मिनिमम
मिनिमम जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करना है, क्योंकि गेट वाले तो वही देखते हैं आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। तो फॉर्मूलाज क्या कॉपी में अलग से रखते थे या चार्ट बना के कुछ फिर तुम्हारे जब अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए बच्चे को? क्या कॉपी में लिख के एक जगह रखना चाहिए या चार्ट बनाना चाहिए? हमें से उठते उठते बैठते उसको देखना चाहिए? नहीं, मैं तो बोलूंगा पेपर में लिख दीजिए चैप्टर वाइज, वो बेटर रहता है। आप जब भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चैप्टर का, तो आप खुद से पहले याद रखने का कोशिश कीजिए ऑर्गेनिकली। अब अगर याद रह जा रहा है तो बढ़िया है, नहीं तो अगर थोड़ा दिक्कत लग रहा है तो चेक कर लीजिए फॉर्मूला, थोड़ा हाथ में भी प्रैक्टिस कर दीजिए, लिख के पेपर में लिख दीजिए, बेटर रहता है। तो ठीक है अनमोल, थैंक्स आने के लिए, तुम्हारा व्यूज शेयर करने के लिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर व्यूइंग एंड वी विल मीट अगेन।